डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या हुआ करते हैं। उसके बाद हम कुछ स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना सीखेंगे। तो आज आप अलजेब्रा का जो सबसे बेसिक टॉपिक है उसको समझिए। इसमें कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे कि कांस्टेंट क्या होता है और एक वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं, वेरिएबल कौन कौन से टाइप के होते हैं और किस तरह से ये बिहेव करते हैं, क्या इनका पर्पस होता है, ये समझेंगे। कांस्टेंट का मीनिंग होता है एक क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, एक क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। मान लीजिए आपके पास एक बास्केट है या फिर एक कोई बकेट है। तो बास्केट में आपके पास कुछ नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, एप्पल्स रखे हैं, मान लीजिए 8 एप्पल्स रखे हैं। तो अब ये 8 जो एप्पल है, जो नंबर है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 8 है तो कुछ और नहीं हो सकता, 8 है तो 8 ही रहेगा। तो इस तरह से जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4, ये काउंटिंग नंबर्स, वो सभी कांस्टेंट होते हैं। इसी तरह से होल नंबर जो 0 1 2 3 4 होते हैं, इस तरह से एंड सो ऑन जाते हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स हैं, ये सभी कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी कांस्टेंट होते हैं। अब एक बकेट का मैंने एग्जांपल दिया था। बकेट में अगर कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ लीटर वाटर उसमें फिल्ड है, तो अगर मान लो वो वाटर 4.5 लीटर है, या आप कह रहे हैं कि 7/2 लीटर है, या फिर 350 ml है, तो आप कहेंगे जो 350 7/2 या फिर 4 लीटर वाटर है, 8 लीटर वाटर है, तो ये जो नंबर्स हैं ये सभी के सभी कांस्टेंट होंगे क्योंकि आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए 7/2 लीटर है, यानी कि 3.5 लीटर, जो कि इसके इक्वल होगा, तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, वो क्वांटिटी सेम वही रहेगी। अगर किसी कोई आप प्रोडक्ट खरीदने गए शॉप पे से और उसका आपने वेट किया, जैसे आप पल्सेस खरीद सकते हैं, फ्लोर, या फिर और भी चीज़ें खरीद सकते हैं वेट करने वाली, जैसे फ्रूट्स भी वेट में आते हैं, वेजिटेबल्स भी वेट में आते हैं, या फिर अदर मटेरियल्स भी वेट में आते हैं। अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो उसका जो वेट होगा वो भी कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट में ये नंबर्स आते हैं। कांस्टेंट को किस तरह से रिलेट करना है, आपकी डेली की जो चीज़ें हैं, डेली रूटीन में आने वाली चीज़ें, आप वहीं पर इतने सारे नंबर्स देख सकते हैं। आपके किसी रैपर पे, किसी पैकेट पे जो पॉलीथीन वगैरह से बना हुआ है, कोई पैकिंग है, उस पर अगर कुछ नंबर लिखा है, जैसे 200 ml या फिर 200 ग्राम या 50 ग्राम, आपके जो स्नैक्स वगैरह के जो पैकेट होते हैं, तो वो जो नंबर है वो भी एक कांस्टेंट होता है। अब हम कुछ और कांस्टेंट्स के बारे में समझते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 एंड सो ऑन, अनकाउंटेबल नंबर हो सकते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट में आते हैं। 0 1 2 3 4 5, और अगर नेगेटिव में भी हैं जो कि इंटीजर से आते हैं, तो ये भी कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जिसकी क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो क्वांटिटी क्या होगी, जैसे वेट हो गया, या फिर पानी का वॉल्यूम हो गया, पानी की क्वांटिटी हो गई, वाटर की क्वांटिटी, या फिर कोई लेंथ हो गई, जैसे कि कोई प्लेस धामपुर से कितना दूर है, हमारे होम टाउन से कोई दूसरा प्लेस, कोई दूसरा सिटी कितना दूर है, या फिर दूसरा कंट्री कितना दूर है, तो उसकी जो लेंथ यानी कि डिस्टेंस होगी वो भी एक कांस्टेंट ही होगी, वो फिक्स होगी। लेकिन अगर वो चेंज होगी यानी कि फिक्स नहीं होगी तो क्या होगा, फिर हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो वो एक क्वांटिटी दूसरी कैटेगरी में आती है, जिसको हम अभी समझेंगे। तो चेंज होने वाली और ना चेंज होने वाली क्वांटिटी दो टाइप की होती है। तो एक तो होती है फिक्स क्वांटिटी और दूसरी होती है नॉन चेंजिंग, यानी कि चेंजिंग यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिंग क्वांटिटी। तो जो वेरी करती हैं यानी कि चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रह सकती, या फिर वो उसमें कुछ भी वैल्यू आप डिनोट कर सकते हैं, तो उस क्वांटिटी को आप कहेंगे वेरिएबल। चलिए समझते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस किस टाइप के होते हैं,
तीन कैटेगरी के होते हैं फ्रैक्शंस। नेगेटिव में भी हो सकते हैं फ्रैक्शंस, और भी हो सकते हैं। तो फ्रैक्शंस का कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई ये सीक्वेंस में रहेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसी तरह से जितने भी आपके डेसिमल नंबर्स हैं 2.34, 0.06, 335.15, रेंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए डेसिमल का। तो जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी बेटा कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स हुआ करती है, जो चेंज नहीं होती। अब जो वेरिएबल है आपके बहुत काम के हैं। जो नेक्स्ट क्वांटिटी आएगी जो फिक्स है उसको कांस्टेंट बोलेंगे, और जो फिक्स नहीं है चेंज हो सकती है उसको वेरिएबल बोलेंगे। क्योंकि वेरिएबल क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। वेरी मतलब चेंज हो सकता है, यानी कि उसकी वैल्यू ओवर द टाइम बदल सकती है। अभी कुछ और है, बाद में कुछ और रखी जा सकती है। अगर अभी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है तो ये बिहेव कैसे करेगा कि वेरिएबल है और उसकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल को अगर हम कुछ वैल्यू देते हैं तो वो वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन जो वेरिएबल होता है वो अपने आप में चेंजिंग वाली क्वांटिटी होती है। चलिए तो वेरिएबल समझते हैं। अच्छा, कुछ और भी कांस्टेंट होते हैं इसमें, ये समझ लीजिए। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है। ये कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है जो सर्किट की कैलकुलेशन में यूज होता है। तो ये जो कांस्टेंट है पाई, ये डायमीटर, सरकमफेरेंस, रेडियस और उसके एरिया को रिलेट करता है। यानी कि सरकमफेरेंस का जो रिलेशन है डायमीटर से, उसके लिए हम पाई यूज करते हैं। वो लेटर सर्किट की कॉन्सेप्ट में समझेंगे, अभी फिर आप समझते हैं। और भी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी यही काफ़ी है जूनियर क्लासेस के लिए। तो बेटा वेरिएबल क्या होता है, एक क्वांटिटी दैट कैन चेंज, एक क्वांटिटी इट्स वैल्यू, एक ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकती है। तो अब हम कैसे करेंगे, मान लीजिए एक मैंने अल्फाबेट लिखा x और एक अब मैंने ब्लैंक बना दिया है। इस ब्लैंक में आप कितने छोटे छोटे मार्बल्स रख सकते हैं। एक फिश शेप का ब्लैंक बना दिया है, अब इसमें आप कितने मार्बल्स रख सकते हैं। तो वो जो मार्बल्स हैं कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में रखे जा सकते हैं, उसे छोड़ दीजिए अभी। अब ये समझिए कि आप एक रखते हैं, दो रखते हैं, तीन रखते हैं, तो वो उसके अंदर का स्पेस हुआ, यानी कि उस खाली जगह की, ये जो स्क्वायर बना है या कोई और भी शेप हो सकती है, जैसे रूम हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है कार्डबोर्ड का, या फिर और कोई कंटेनर, बोतल वगैरह हो सकती है। तो उस केस में आप कितना सामान उसके अंदर भर सकते हैं, उसकी कुछ लिमिट होगी। अभी इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि कितनी लिमिट है। ऐसे तो हम बहुत सारे टाइप के एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस हो सकता है, ठीक है। तो x लिखा है मैंने और एक ये शेप बनाई है, x में कुछ वैल्यू भरना है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि x के अंदर कैसे वैल्यू भरें, इसके अंदर कैसे भरें, यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं है, वैल्यू कैसे भरनी है। यहाँ पे आप वैल्यू भर सकते हैं। तो देखिए, अगर इसके अंदर मैं मार्बल भरता हूँ तो इसके अंदर 4 मार्बल आए, लेकिन अगर मैं इसमें 3 मार्बल रख रहा हूँ तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी भरी है, सिर्फ 3 है। अभी इससे पहले कितनी थी, 4 है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या फिर 0 भी हो सकती है। चलिए अब एक बॉक्स और बनाते हैं जिसमें नंबर में क्वांटिटी ना होकर, जैसे मान लीजिए वाटर भरना है। अब वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते कि 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है ना। इस तरह से नहीं किया जा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। ml में मेजर करते हैं ना, एक यूनिट और होती है ml के अलावा, जिसको सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब बोलते हैं या मिलीमीटर क्यूब बोलते हैं। तो पानी की क्वांटिटी उसमें मेजर, तो आप उसमें पानी भर दीजिए कुछ क्वांटिटी में, आप ज़्यादा भर दीजिए या बिल्कुल मत भरिए, बहुत कम रहने दीजिए फ्रैक्शन में। तो
ये जो वैल्यू है इसके अंदर जो फिल करी जा सकती है ये इस स्पेस में भरी हुई वैल्यू है। जैसे आपका एक सिरप आता है, कफ सिरप आता है या फिर और अदर आई लिक्विड्स वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर कुछ खाली स्पेस छोड़ा जाता है। कहीं कहीं किसी केस में बहुत ज़्यादा खाली स्पेस छोड़ा जाता है, कुछ रीजन होता है केमिकली कि इतना ज़्यादा खाली स्पेस छोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो भरी हुई दवाई की क्वांटिटी है वो उस बोतल की वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है या फिर उसके क्वालिटी और डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वो उसकी वैल्यू है। लेकिन जो खाली जगह है, वो जो कंटेनर है यानी कि जो सीसी है, बोतल है, वो एक तरह से स्पेस का काम कर रही है, उसके अंदर आप कुछ भर रहे हैं। तो वेरिएबल बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। कभी आपने इस x को वैल्यू दी 2, तो अब आप इस स्पेस को x कह लीजिए कि ये स्पेस आपका क्या डिनोट कर रहा है, x को, और ये जो वैल्यू डिनोट कर रही है 2 लीटर वाटर डिनोट कर रही है। यहाँ पर इस खाली स्पेस को y कह लीजिए, और ये जो वैल्यूज हैं यानी कि इसके अंदर जो मार्बल्स भरे हुए हैं वो 3 हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 3 मार्बल्स। तो इस पैकेट में 3 मार्बल्स हैं, 3 इसकी वैल्यू हुई, और पैकेट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, क्योंकि उसके अंदर आप कुछ भर सकते हैं। अभी 3 है, बाद में आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं, या 3 ही रखना चाहे हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी रखना चाहे, कितने भी टाइम के लिए उतना ही रखा जा सकता है। जैसे अर्थ का मास है वो लगभग फिक्स रहता है, तो अर्थ ने एक जगह ली हुई है, उसमें उसका इतना मास है। अब कोई दूसरा प्लेनेट है, अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल को और मैं एक्सप्लेंड कर रहा हूँ। जैसे सैटर्न है आपका प्लेनेट, और एक है आपका जुपिटर। तो आपको सरप्राइज हुआ है, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा ये, कि जैसे सैटर्न है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, हमारे अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम डेंसिटी है। मीन्स जैसे यहाँ पर आप एक रुई या फिर एक स्पॉन्जी कुछ सॉइल ले लीजिए, उसको आप प्रेस करें तो आपके हाथ उसमें से आराम से पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी कि अंदर धंस जाते हैं। लेकिन जुपिटर है, उसमें जितना वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग उसका मास बहुत ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा उसके अंदर वैल्यू भरी हुई है मास की। अर्थ में ये बीच में है, सैटर्न में ये वैल्यू कम है उस स्पेस के अकॉर्डिंग। तो ये आप बाद में जानेंगे जब आप डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे कभी, डेंसिटी क्या होती है। तो बेटा ये हुई वेरिएबल की बात कि वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये बॉक्स है, एक पैकेट है, तो ये वेरिएबल को, एक खाली स्पेस को ही वेरिएबल कह सकते हैं। और वेरिएबल क्यों नाम है उसका, जो चेंज होने के लायक हो उसको वेरिएबल कहेंगे, जो किसी लायक हो उसको कैपेबल कहेंगे, जो दौड़ सकता है उसको रनेबल कहेंगे, जो खाया जा सकता है उसको ईटेबल कहेंगे या एडिबल कहेंगे। तो इस तरह से जो वेरी कर सकता है वो वेरिएबल हुआ, यानी कि जो चेंज हो सकता है, वेरी करने लायक जो हुआ वो वेरिएबल हुआ। तो अब हम समझते हैं कि वेरिएबल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट के कंपैरिजन में बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि कांस्टेंट में कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं वो जानने में टाइम लग सकता है। लेकिन वेरिएबल हम हमेशा इंग्लिश के या फिर किसी और लैंग्वेज के, जैसे हिंदी के कै वगैरह भी, या इंग्लिश के जितने भी A to Z लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स भी हैं, तो टोटल 52 लेटर्स हुए। इस तरह से हमारे सामने 52 ऑप्शंस हैं, यानी कि 52 टाइप से वेरिएबल हम बना सकते हैं। A से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स हैं वो इस खाली जगह यानी कि इस कंटेनर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और उसमें 2 लीटर पानी भरा है, तो आप क्या कहेंगे, x = 2, और लीटर भी कह सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास ये लीटर यूनिट है, अगर आपके पास कोई डिस्टेंस है, सपोज कि हमारे होम टाउन से लेकर स्कूल तक की डिस्टेंस है, तो आप उसको d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए A से Z तक के बीच में ही लेटर आ रहे हैं, d तो मान लीजिए 200 मीटर डिस्टेंस है, 200 m। आप कहेंगे कि यहाँ L भी यूज हो रहा है, M भी यूज हो रहा है। जब नंबर के राइट साइड में हम कुछ लिखते हैं, जैसे x = 2L लिखा है, तो वो उसकी यूनिट होती है, ये अल्फाबेट है। आपको ये समझना पड़ेगा वेरिएबल की कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि अल्फाबेट को किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। L फॉर लीटर, आप इसको नहीं कहेंगे 2 लीटर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि x = 2y लिखा है। अब आप सोचेंगे ये y कौन सी यूनिट है, एक्चुअल में यूनिट नहीं है, ये अलजेब्रा की आगे की कॉन्सेप्ट में आएगा। ये एक इक्वेशन हो गई। चलिए अगर इक्वेशन ना भी आपको समझना है
तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये पास पास लिखे हुए हैं। तो अलजेब्रा में जब आप करीब करीब दो नंबर्स को लिख देते हैं बिना कुछ स्पेस दिए जाता, तो उनकी प्रोडक्ट समझी जाती है। नंबर को किसी अल्फ़ाबेट के साथ लिख देते हैं तो ये प्रोडक्ट है। अलजेब्रा की आगे ही कॉन्सेप्ट में हम इसको समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि वेरिएबल्स का कैसे यूज करना है। अब हमारे पास मान लीजिए ये 2 लीटर वाटर है। अब हम कह रहे हैं कि इस पानी का डबल क्वांटिटी दूसरे बॉक्स में है। तो दूसरे बॉक्स में कितनी क्वांटिटी थी? आप कहेंगे 4 लीटर है, 2 2 जा 4। एक तीसरा बॉक्स है, उसमें क्वांटिटी 5 टाइम्स है। पहले वाले बॉक्स में कितनी थी? 2 लीटर। अब इसमें क्वांटिटी कितनी है? 5 टाइम्स। तो दूसरे वाले बॉक्स में कितनी हुई? 2 2 जा 4 लीटर। और तीसरे वाले बॉक्स में कितनी हुई? 5 2 जा 10, यानी कि 5 गुना क्वांटिटी हो गई। अब आप ये समझिए कि x को ही 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x, 2 इंटू एक्स और 5 इंटू एक्स। या फिर आप जब कहते हैं कि 5 पेन्स हैं या 6 बॉटल्स हैं तो आप 6 लिखते हैं और बॉटल लिखते हैं। और जब x 2 बार है तो आप 2x लिख सकते हैं। तो x एक नेम हो गया बहुत शॉर्ट फॉर्म में। तो अलजेब्रा में जब हम किसी वेरिएबल को यूज करते हैं तो वो एक नेम है, एक क्वांटिटी को बहुत छोटे फॉर्म में। तो मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, बॉक्स के अंदर का स्पेस, या कह लीजिए स्पेस को आपको शो करना है x से। तो अब आप बार बार स्पेस लिखने से बच जाएंगे। तो मैथमेटिक्स आपको क्या इजीनेस कर रहा है कि स्पेस के बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ x। अब इस x का या y z का जितने भी लेटर्स हैं A to Z, उनका कितने तरीके से यूज किया जा सकता है? तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। उसकी पावर चढ़ाई जा सकती है, उसके अपॉन में लिखा, डिवाइड करके लिखा जा सकता है। तो अभी मैंने 2 इंटू एक्स लिखा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है ट्वाइस। अभी मैंने बताया कि अगर बोतल 2 है तो 2 बोतल, 6 बोतल हैं तो 6 इंटू बोतल नहीं कहेंगे, 6 बोतल लिखेंगे। तो बोतल की जगह अगर मान लो x है तो 6x आएगा। बोतल की जगह अगर y है तो 6y आएगा। तो 2x और इसी तरह से यहाँ पर 5x। अब आपने समझा कि अगर किसी स्पेस का यानी कि खाली जगह का दुगना करना है तो उस जगह को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 2x, दुगना मतलब ट्वाइस। तो अब मैं थोड़ा सा बंचेस बना रहा हूँ, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ स्टेटमेंट्स के। इनको आप अप्लाई कीजिए। ये ब्रिक्स कहलाती हैं अलजेब्रिक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने के लिए। आपके क्वेश्चंस आते हैं यंग स्टूडेंट्स की क्लासेस में, 4th और 5th क्लास में, और आगे फर्दर क्लासेस में भी क्वेश्चंस होते हैं। इवन 10th क्लास तक ये प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बहुत काम आती हैं अगर आप जल्दी ही छोटी क्लास में सीख लेते हैं। अदरवाइज 10th में आपको करनी ही पड़ेगी प्रॉब्लम्स, तब आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये काम आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम करने का यही तरीका है कि अलजेब्रिक स्टेटमेंट की लैंग्वेज से कैसे आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है ये समझना होगा। उसके लिए ब्रिक्स समझिए क्या होती हैं। ब्रिक्स मतलब छोटी छोटी ईंटें जिनसे दीवार बनती है। इसी तरह से यहाँ जो ब्रिक्स हैं उनसे एक कॉन्सेप्ट बनेगी आपकी अलजेब्रा की। तो ट्वाइस ऑफ x कितना होगा? 2x। और दूसरे तरीके से कितना दिया सकता है? डबल ऑफ x इक्वल्स टू 2x। अब मैं थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ, ये आपको इजी लगा होगा। ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 2x, डबल ऑफ x इक्वल्स टू 2x। ट्वाइस ऑफ x को इसकी जगह पे आप चेंज कर सकते हैं। थ्राइस ऑफ x तो 3x बन जाएगा। ट्रिपल ऑफ x इक्वल्स टू 3x बन जाएगा। 4 फोल्ड ऑफ x इक्वल्स टू 4x बन जाएगा। क्वाड्राइस में 4 बन जाएगा। पेंटाइस में 5 बन जाएगा, 5x बन जाएगा। तो अब समझिए कि इसमें अगर हम चेंज करते हैं, x क्या है? एक वेरिएबल है। अगर मैं x की जगह पे वेरिएबल ना लिख के कुछ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कहूँ कि ट्वाइस ऑफ ए नंबर या ट्वाइस ऑफ ए लेंथ। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? l से। तो 2l। जैसे नंबर को अगर x भी कहेंगे आप तो 2x कह सकते हैं, क्योंकि नंबर के लिए आपको ये नहीं कहा
x ही मानना है। नंबर को आप n भी कह सकते हैं। नॉर्मली नंबर का स्मॉल फर्स्ट लेटर यूज कर रहे हैं n। मान लीजिए ट्वाइस ऑफ अ रेडियस, अब मैं कहूँ थ्राइस ऑफ अ, तो रेडियस को मैं रेडियस को r कह रहा हूँ, रेडियस के फर्स्ट लेटर r को लिया तो 3r हुआ। अब मैं अगर हेक्स फोल्ड या हेक्स टाइम या 6 टाइम्स इस तरह से यूज करूँ, टाइम्स का मीनिंग तो बहुत क्लियर है, डायरेक्ट है, 6 टाइम्स अ क्वांटिटी। अब मैंने 6 टाइम किया है और क्वांटिटी का नेम नहीं बताया, तो मेरी मर्जी है कि क्वांटिटी को मैं x मानता हूँ, y मानता हूँ, z, a b c से p q r वगैरह l m n e f g h कुछ भी ले सकते हैं, एनी वेरिएबल, एनी अल्फाबेट। अब चलिए और थोड़ा सा फ्रीडम बढ़ाते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं कि a to z स्मॉल वाले जो लेटर्स हैं इनके अलावा हम कैपिटल लेटर्स भी ले सकते हैं। टेंथ पार्ट ऑफ ए नंबर, तो मान लीजिए ये जो नंबर है मेरा, ये z है और इसका 10th पार्ट करना है। अब कंडीशन भी चेंज कर रहे हैं और इसका वेरिएबल भी चेंज कर रहे हैं। 10th पार्ट है, अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब 10th पार्ट आएगा। तो बेटा 10th पार्ट में क्या करेंगे, हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे। 6 पार्ट्स में करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी नंबर का 3/4 लिखना है तो 3/4 का मतलब फ्रैक्शन होता है ऑफ ए नंबर, और नंबर क्या हुआ हमारा x, तो 3/4 इंटू एक्स लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे देखिए एग्जाम्पल में समझिए। तो z/10 आ जाएगा, मान लीजिए 3/4 या 3/7, कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता है। 3/4 ऑफ ए विड्थ। अब विड्थ को आप कुछ भी ले लीजिए, मैं तो x y z भी यूज कर सकता हूँ, और आपकी मर्जी है तो आप a b c d भी यूज कर सकते हैं, या w, विड्थ का फर्स्ट लेटर w यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जब आप रेक्टेंगल में यूज करते हैं तो लेंथ को l से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेड्थ को b से रिप्रेजेंट करते हैं, उस ब्रेड्थ को b भी बोलते हैं, स्पेलिंग BREADTH, तो b। या फिर विड्थ भी ले सकते हैं, एक विड्थ है लंबे रास्ते की, उसको w लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ वेरिएबल्स फिक्स हैं, जैसे लेंथ के लिए l ही यूज किया जाता है, तो स्मॉल l या कैपिटल L यूज किया, नॉर्मली स्मॉल l यूज किया जाता है। तो कैपिटल लेटर से बचने के लिए, क्योंकि वो लैंग्वेज से कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी लैंग्वेज के बीच में आ जाएं तो कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम स्मॉल लेटर्स ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये समझना है कि जब कोई वेरिएबल लिखा होगा तो वहाँ कोई ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं निकल रहा होगा, किसी किसी केस में हो सकता है, तो ग्रामेटिकल मीनिंग ब्रेक हो रहा होगा, मतलब ग्रामर वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही होगी, तब सिर्फ मैथमेटिक्स के केस में 3/4 ऑफ ए विड्थ, तो 3/4 ऑफ ए विड्थ यानी कि w। या फिर अगर मैं विड्थ को b से रिप्रेजेंट करूं तो ये आ जाएगा 3/4 या फिर 3b/4। अब इस तरह के बंचेस और बनाते हैं कुछ। एडेड टू माई एज। बच्चों माई एज रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से, मर्जी है आपकी, एज को किसी चीज से भी, टाइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए टाइम है t और इसमें 4 ऐड कर दिया आपने, तो t+4। t और 4 को ऐड करेंगे तो कुछ नंबर आएगा या नहीं आएगा, सोच कर देखिए, क्योंकि t एक नंबर नहीं है, तो नंबर को नंबर से ऐड करने का ही मेथड आपके पास है, तो t और 4 को ऐड नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक खाली डब्बा है और आपके पास एप्पल्स हैं कुछ पॉलीथीन में बाहर,
तो आपके पास टोटल कितना सामान है? एक डब्बा और 4 एप्पल। तो आप कहेंगे एक बॉक्स है और 4 एप्पल है। अब उस बॉक्स में आपके पास कुछ एप्पल्स और हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि कितने हैं। तो मान लीजिए आपने कहा कि इस बॉक्स में x एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं जिसका आपको मालूम नहीं है, और आपके पास दूसरे कितने एप्पल्स हैं? 4 एप्पल्स हैं। ये जो है अननोन है। आप ऐसा कह सकते थे कि 4 हैं और कुछ और भी हैं। एक छोटा सा बॉक्स है, ज़्यादा बड़ा मत मानिए, कि 4 हैं और कुछ और भी हैं, इसका आपको पता नहीं है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि 4 में इसको ऐड कर देंगे, कर ही नहीं सकते, ये अननोन है। लेकिन 4 से ज़्यादा है, इसमें कुछ हैं एप्पल्स डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि खाली है, कुछ ना कुछ एप्पल्स हैं। तो आप ये कहेंगे कि ये 4 से ज़्यादा है, 4 प्लस समथिंग। तो ये जो समथिंग यूज किया जा रहा है यही हमारा x है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसी तरह से मेरी एज में 4 ऐड कर दिया, यानी कि 4 ईयर्स ऐड कर दिया है। तो कितना हुआ है ये? t + 4 ईयर्स। अब कुछ इन सिचुएशंस को ही ऐड करके, यानी कि हाइब्रिड सिचुएशन बनाते हैं, हाइब्रिड सेंटेंस स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि जब प्रोडक्ट भी होगी और उसमें कुछ ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, एडिड के लिए हमने इस तरह से किया, और एडिड के लिए यानी कि प्लस साइन के लिए और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? मोर हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो 2-3 वर्ड्स मिले, 5 more than his age। अब देखो एज को मैं यहाँ पर ए से ना टी से ना रिप्रेजेंट करके, क्योंकि टी टाइम के लिए होता है, एज को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। 10th क्लास में स्टूडेंट्स एज के लिए एक्स वाई वगैरह यूज करते हैं, कुछ और वेरिएबल्स भी ले लेते हैं, पी क्यू आर, अल्फा बीटा भी यूज किया जा सकते हैं। अल्फा बीटा क्या होते हैं? अभी आपने ए टू जेड समझ लिया, कैपिटल वाले समझ लिए, मीन 52 हो गए। हिंदी वाले अक्षरों को ले लीजिए, कै खे गै भी यूज कर सकते हैं, जैसे कै प्लस 4, 2 कै, 3 खे, 6 गै घै वगैरह। ये ओल्ड बुक्स में यूज किए जाते थे जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस इंग्लिश में ना, सॉरी हिंदी में होता था, इंग्लिश में ना होते। इंग्लिश तो उसमें नाम मात्र को थी होगी। तो समझिए बच्चों, हिज एज 5 more than हिज एज। तो a + 5, एज में 5 बढ़ा दिया है। अब ये समझिए, अगर मेरी एज, जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि उसकी एज कितनी है? 10 ईयर्स है, बड़ी अच्छी बात है। 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट की एज इतनी ही होती है। तो एक स्टूडेंट कह रहा है 4 एडेड टू माई एज, तो 10 उसकी एज है, 10 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो कितनी एज हो जाएगी? 4 एडेड टू योर एज एंड योर एज इज 10, तो 4 + 10 = 14 ईयर्स। अब उसकी एज यानी कि उसके फ्रेंड की एज, मान लो उसका फ्रेंड थोड़ा बड़ा है, 12 ईयर्स एज है, बड़ी क्लास में है, तो 12 + 5 यानी कि 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? 12 + 5। 5 साल के बाद कम होगी या घटेगी? अच्छा, आने वाले टाइम में एज बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? रेड्यूस होनी चाहिए? बढ़नी ही चाहिए, बढ़ेगी ही, हर दिन बढ़ेगी उसकी एज। तो जब भी हम आज से कुछ टाइम बाद काउंट करते हैं तो किसी की भी एज उतनी ऐड हो जाती है, उतने ईयर्स। और अगर हम पीछे जाते हैं कि आज से 2 साल पीछे, तो 2 उसमें से लेस कर देते हैं, ठीक है ना? तो बिफोर 2 years बिफोर नाउ, अब से 2 साल पहले, तो 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। अब मान लीजिए मेरी एज x ईयर्स है, तो 2 साल पहले की अगर मैं अपनी एज काउंट करूं तो x - 2 मैं लिखूंगा। अगर 10 साल बाद की एज काउंट करूं तो x + 10 लिखूंगा। मेरी एज का 1/3 कितना होगा? x/3 होगा। मेरी एज का ट्वाइस करते हैं 2x, और उसमें 5 ऐड कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? ट्वाइस ऑफ माई एज एंड 5 एडेड। अब इसको उल्टा कर दीजिए, 5 एडेड टू ट्वाइस माई एज। तो 5 किस में ऐड किया? ट्वाइस माई एज में। तो 2x में 5 ऐड करेंगे तो 2x + 5। तो इसको समझते हैं, यही होती है हाइब्रिड टाइप के स्टेटमेंट्स, अलजेब्रा के स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ये 17 हो जाएगी।
ट्वाइस माई एज कितना हुआ 2x, और ये जो 6 है ये किसमें ऐड कर दिया है टू ट्वाइस माई एज, मीन्स 6 को इसमें हमने प्लस कर दिया है। माई एज, एज को अब मैंने यहाँ पर x लिया है और ट्वाइस का क्या करते हैं 2x। तो मेरी जो एज है आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? अभी मान लीजिए मेरी एज y है, या चलिए x ही मान लेते हैं। 3 साल के बाद बढ़ेगी, इसमें ऐड हो जाएगी तो x + 3 ईयर्स हो जाएगी। इस तरह से हम ब्रैकेट्स लगा के यूज कर सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी छोड़ सकते हैं। ब्रैकेट्स नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चों ये जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं इनको टर्म बोलते हैं 2x 2x 2x। ये नंबर तो है नहीं, अभी तक आपने नंबर पढ़े थे 4th 5th क्लास स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे टर्म्स बोले जाते हैं। यहाँ पर इसमें एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, यानी कि टर्म प्लस टर्म या फिर टर्म माइनस टर्म। तो प्लस और माइनस जब आएगा तो हम टर्म बोलते हैं। जब दो चीज़ें ऐड की जाती हैं, सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, कर भी सकते हैं बाद में सॉल्व, तो उसको टर्म्स बोलते हैं। तो ये टर्म्स कहलाते हैं। 2 टर्म्स इसमें हुए, 2 टर्म्स इसमें हुए, वहाँ पर हर किसी में एक ही टर्म है क्योंकि प्लस नहीं है माइनस नहीं। तो ब्रैकेट का यूज तब हम करते हैं जब कभी हमें उससे मल्टीप्लाई करना हो और ब्रैकेट एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा टर्म हो, यानी कि 2 टर्म है 3 टर्म। धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा सीखने वाले बच्चों के लिए। इसमें मैं 1 बाय 1 आपको कैसे अलजेब्रा के बहुत सारे जो टर्म्स हैं, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं, उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अब इसमें हम कुछ और लैंग्वेज का यूज करेंगे। जैसे अभी तक इसमें मोर हो रहा था, एडेड हो रहा था, आफ्टर हो रहा था, अब हम रेड्यूस करेंगे। 6 years reduce half his age। अब 6 साल रेड्यूस करने हैं। रेड्यूस का मीनिंग होता है माइनस, रेड्यूस का मीनिंग माइनस, हाफ का मीनिंग आधा करना है, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। अब कितनी एज है? मान लीजिए एज होती 16 ईयर्स, तो एज का हाफ होता 8 ईयर्स। लेकिन अब एज है x जो कि मालूम नहीं है। अगर 16 तब देते हैं जब वो गिवन होती है, लेकिन अगर मालूम नहीं है हिज एज तो और कुछ नहीं बताया है, तो आप इसकी हिज एज को ही क्या बना देंगे? x बना देंगे, और उसका हाफ कितना हो जाएगा? x/2। फ्रॉम, अब देखिए इस सिचुएशन को लगाइए, क्या करना है? फ्रॉम रेड्यूस करना है, तो x/2 किसमें से? फ्रॉम किसमें से करना है? x/2 में से। तो कितना करना है? 6 years reduced from half his age। अब हम करेंगे 10 years before 1/3 of Rani's age। एज की जगह पर कुछ और भी आ सकता है, जैसे 10 की जगह अगर यहाँ पर एज है तो यहाँ ईयर्स होना चाहिए। और अगर यहाँ पर मनी की बात हो रही है, जैसे रानीज मनी, रानी के पास कितना मनी है, या रानीज पॉकेट मनी, तो रानी के पास मान लीजिए कुछ मनी है, उसमें से हम कुछ अमाउंट कम कर रहे हैं और बिफोर की जगह रेड्यूस कर रहे हैं या लेस लिख सकते हैं। रेड्यूस, डिक्रीज, सब्ट्रैक्टेड, लेस, इन सब का मीनिंग एक ही होता है कि इनमें जो क्वांटिटी उसके पास लिखी है वर्ड के पास में, जैसे रेड्यूस 3 रेड्यूस, तो 3 को माइनस करना है, 3 लेस
तो 3 को माइनस करना है, मीन्स -3 लिखेंगे आप मैथमेटिकली। ये जो जितने भी इधर स्टेटमेंट्स लिखे जा रहे हैं, ये वाले, ये इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो आपने सबसे पहले समझा कांस्टेंट, फिर वेरिएबल के बाद आपने टर्म्स के बारे में समझा कि इनमें सिंगल टर्म्स हैं, इनमें दो टर्म्स हैं। तो एक्चुअल में ये भी एक्सप्रेशंस हैं। एक्सप्रेशन में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन टर्म सिंगल ही होता है। ये डिफरेंस है टर्म और एक्सप्रेशन में, कि टर्म हमेशा सिंगल ही होगा और एक्सप्रेशन में एक टर्म भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन वो सिंगल टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, अभी 3 टर्म्स के इससे आगे आएंगे, पहले आप 2 टर्म्स को समझिए और लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स के बारे में भी समझिए। तो अभी आप इनको सॉल्व करके नहीं लिख सकते कि प्रॉपरली 6 एडेड टू ट्वाइस माई एज फाइनली कितनी हुई, या 5 मोर देन हिज एज बाद में कितनी हुई, 4 एडेड टू माई एज 4 साल उसमें ऐड कर दिए एज में, तो वो टोटल कितने हुए। आप उसको कहेंगे क्या, t+4 ही लिखेंगे, a+5 ही लिखेंगे, 2x+6 लिखेंगे, या किसी के पास अमाउंट है और वो अननोन है तो उसको उतना ही लिखेंगे। ऐड वगैरह किया तो उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी के पास x अमाउंट है और उसके पास 100 रुपये उसको और मिल गए अपने रिलेटिव से, रिलेटिव आए, गेस्ट आए घर पे, 100 रुपये उसको और देंगे। उसको मालूम नहीं है कि उसके पिगी बैंक में कितना अमाउंट है और वो तो भरता जा रहा है डेली, उसको मालूम नहीं है, अननोन है। तो अननोन को उसने कहा कि भाई x है और ये 100 हो गए, तो उसके पास कितना अमाउंट हुआ, x+100। मान लीजिए 2 पिगी बैंक हैं, दोनों में इक्वल अमाउंट है। अगर एक पिगी बैंक का अमाउंट x है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 2x हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरह से 10 पिगी बैंक्स हुए आपके पास, पिगी बैंक मतलब गुल्लक, जिसमें बच्चे पैसा अपना कॉइन्स वगैरह या छोटे छोटे नोट्स वगैरह जमा कर लेते हैं, करेंसी जमा कर लेते हैं। तो अगर 10 इस तरह के पिगी बैंक्स हैं और सब में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, पिगी बैंक का x, दूसरे का x, x कितने बार हो गया, कितने x हो गए, 10x हो गए, तो 10x। तो अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। 10 years बिफोर के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। और रानी की एज है मान लीजिए x/3, x की जगह पर आप इसमें कुछ और भी यूज कर सकते हैं, जैसे v यूज कर सकते हैं। तो रानी की एज v, उसका 1/3 हुआ v/3 -10। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बुक में से। I think of a number, multiply it by 7. एक नंबर है, I think of a number, suppose the number is x, value is not known, नंबर का मालूम नहीं है, multiply it by 7, तो हम नंबर कहेंगे x, let the number be x। अब इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, तो ये 7x हुआ, एंड द प्रोडक्ट इज 7। और ये जो प्रोडक्ट है 7 की x से प्रोडक्ट करके हमने क्या लिखा, 7। तो इसको आपको कैसे करना है, 7 मल्टीप्लाइड नंबर कितना हुआ, 7 × x, 7x। ये हमारी प्रोडक्ट होगी और इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ऑफ ए नंबर, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम इट। तो लेट द नंबर इक्वल्स टू, अब इसको y ले लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, आप तो मर्जी है, फ्री हैं आप इसको एज्यूम करने के लिए। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम इट, तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अब डायरेक्टली करेंगे 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, इसमें से 5, एंड मल्टीप्लाई द डिफरेंस। इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है किससे, अब बेटा क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट इस तरह से ब्रैकेट लगा दें। लेकिन अगर हमने ब्रैकेट का यूज नहीं किया और 4 × y इस तरह से लिख दिया,
तो ये गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग समझिए, 4 से आपने सिर्फ y को मल्टीप्लाई किया है, y मीन्स नंबर, 4 से y को मल्टीप्लाई, नंबर को मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसने कहा है डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिफरेंस तो इतना है। अब इस पूरे डिफरेंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मीनिंग ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेशन साइन हटा देंगे और 4 को डायरेक्टली वहाँ पर लिख देंगे। तो ब्रैकेट अगर लगा है तो वो अपने आप में शो कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है। फिर है थिंक ऑफ ए नंबर, मल्टीप्लाई इट बाय 5, लेट द नंबर, अब इस नंबर को मान लीजिए मैं p ले लेता हूँ, नंबर इज 5, मल्टीप्लाई इट बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड 4 टू द प्रोडक्ट, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया। द फाइनल आंसर, ये विजिबल नहीं है बुक में से, मुझे जिस बच्चे ने ये वीडियो की डिमांड की है वो देख लें आंसर अपना। आई बाई 2 टॉय कार्स, मैंने 2 टॉय कार्स खरीदी और टोटल कॉस्ट 125 थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 टॉय कार खरीदी और टोटल कॉस्ट 125 थी। मान लीजिए एक टॉय कार की कीमत 100 रुपये है मान लीजिए, तो 2 की कितनी होगी, 200। अगर एक कार की कीमत यानी कि कॉस्ट x रुपये है तो हमें नहीं पता कि x कितना है, तो 2 की कितनी होगी, 2x। एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट, यहाँ पे टॉय कार को एज्यूम नहीं करेंगे, फाइनल कॉस्ट कहा है उसने, तो इसलिए हम भी यहाँ पर कॉस्ट को ही एज्यूम करेंगे। कॉस्ट ऑफ ए टॉय कार इक्वल्स टू, कुछ और मान लेते हैं, जैसे एस मान लिया, एस रुपीज का सिंबल ये होता है, रे बनाकर उसको काट देना। तो कॉस्ट ऑफ 2 टॉय कार्स कितनी हो जाएगी, 2s रुपीज, और ये जो 2 टॉय कार्स की जो कीमत है, कॉस्ट है फाइनल, ये कितनी दी हुई है, 125। अब यहाँ पर समझिए एक नई चीज और मिलेगी आपको, ये एक्सप्रेशन है, यहाँ इक्वल साइन है, इस एक्सप्रेशन को किसी दूसरे नंबर या एक्सप्रेशन के इक्वल नहीं रखा है, तो ये सिर्फ अपने आप में एक्सप्रेशन है। इसमें 2 टर्म आपने समझ लिया। अब एक्सप्रेशन के बाद बात आती है रिलेशन या इक्वेशन की। नया टर्म बता रहा हूँ, रिलेशन, नया वर्ड बता रहा हूँ इसका, रिलेशन या इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पर लेफ्ट में भी एक टर्म है और राइट में भी एक टर्म है। लेफ्ट में कुछ टर्म हो सकते हैं या एक भी हो सकता है, राइट में कुछ टर्म हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन बनी, यहाँ इक्वेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं। इक्वल साइन होगा तो हम कहेंगे कि इक्वेशन बनी है, यहाँ पर भी ये इक्वेशन बनी है। तो जितने भी इक्वेशन वाले आंसर्स हैं उनको मैंने बॉक्स अप कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। ट्वाइस माई एज एंड 5 टाइम्स अनीताज एज, 2 गुना मेरी एज। अब ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे आगे ही कॉन्सेप्ट है। ट्वाइस माई एज, तो मान लीजिए मेरी एज है a, स्मॉल a, और अनीता एज, अनीता की एज है b। मेरी एज का दुगना कितना हो जाएगा, मेरी एज है कितनी a, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2a, और 5 टाइम्स अनीता एज, अनीता की एज कितनी है b, तो दोनों की ही एज एज्यूम करनी पड़ेगी। लेट माई एज A and B years, तो मेरी एज का दुगना 2a, अनीता की एज का दुगना 5b, और ये कितना हो रहा है, विल एड अप टू ट्वाइस माई एज 2a, 5 टाइम्स अनीताज एज 5b, एड अप टू 89 ईयर्स। इन दोनों का सम करते हैं तो
89। जो लेफ्ट में है ये ए और बी में है। आपने एक चीज पे गौर किया कि यहाँ पर सब में एक ही एक वेरिएबल है। यहाँ पर सिर्फ पी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, बी है। इन सब में एक एक वेरिएबल है, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ वाई है, इसमें इस आंसर में सिर्फ एक्स है, यहाँ एस है। लेकिन इसके आंसर में यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। दो वेरिएबल्स का यूज हो रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? एक से ज़्यादा कई वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं। कितने ही वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं, कितने ही कॉन्स्टेंट्स यूज कर सकते हैं। किसी सिचुएशन में आप बार बार चीज़ों को नहीं लिखेंगे, वो टर्म वाली कॉन्सेप्ट में समझाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों इसमें भी इक्वल साइन लग रहा है दोनों साइड हैं। इसमें इक्वल साइन की लेफ्ट में जो होती है इधर की साइड, उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और जो इधर होती है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो ये एक्सरसाइज यही फिनिश होती है। नई कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।